साइंस पर पुनः स्वागत है। आज कल अपन देखा था कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला अपने पढ़ा था कि भारत का संविधान एक विस्तृत संविधान है, ठीक है ना। और विस्तृत होने के पीछे क्या कारण है, ठीक है। इन सभी बातों को अपने कल पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था कि भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से, कहाँ से क्या क्या चीज दी गई थी। और मुख्य जो स्रोत था कौन था, 1935 का भारत शासन अधिनियम। आज अपन लोग पढ़ेंगे तीसरी विशेषता, कठोरता एवं लचीलापन का समन्वय। कौन सा संविधान कठोर होगा और कौन सा लचीला होगा, इसका निर्धारण है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है। यदि संविधान का संशोधन करना कठिन हो तो उसको कठोर संविधान बोलते हैं, जैसे अमेरिका का संविधान है। और अगर संविधान का संशोधन करना आसान हो तो उसको बोलते हैं लचीला संविधान, जैसे इंग्लैंड का संविधान है। भारत का संविधान है इन दोनों के बीच का है, ना तो ज्यादा कठोर है और न ही लचीला है, बहुत उन दोनों का समन्वय है। भाग 20 है, भाग 20 और आर्टिकल आपके 368 में संशोधन का प्रावधान है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किसमें है, भाग 20 में आर्टिकल 368 में, ठीक है। इसमें दो है आधार संशोधन के, एक तो है विशेष बहुमत से, ठीक है ना, और विशेष बहुमत से, और दूसरा है विशेष बहुमत के साथ, विशेष बहुमत और प्लस आपका कम से कम आधे राज्यों का समर्थन, कम से कम आधे राज्यों का समर्थन, आधे राज्यों का समर्थन, आधे कम से कम आधे से अधिक नहीं लिखेगा, आधे से अधिक नहीं, कम से कम आधे राज्यों का समर्थन। जैसे 28 राज्य है भारत में, तो 28 में से आपको कितने 14 का समर्थन होना आवश्यक, कुछ ऐसे प्रावधान है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है, ठीक है, उसके लिए राज्यों का समर्थन जरूरी है। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति के विभाजन का कोई मुद्दा हो, जैसे जीएसटी है, ठीक है ना, संसद में राज्यों के क्या कहते हैं प्रतिनिधित्व का मामला हो, ठीक है ना, उस समय राज्य कम से कम आधे राज्यों का, ऐसे जो है ना, उसमें राज्यों का भी कम से कम आधे राज्यों का समर्थन चाहिए। अब विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है, विशेष बहुमत का मतलब होता है उपस्थित और मतदान देने वाला, उपस्थित एवं मतदान करने वालों सदस्यों का 2/3, ठीक है। ये बहुत एक बात। इसके साथ में ये कुल सदन का बहुमत होना चाहिए। कुल सदन, मान लो मैं एक चीज आपको बताता हूं, मान लीजिएगा 500 सदस्य है, 500 या 545 सदस्य है, किसमें आपका लोकसभा में है नहीं, मान लीजिएगा। दो आपके मनोनीत है, उसको छोड़ 243 मान लो, या मान लीजिएगा 540 मान लेता हूं, मान लीजिएगा किसी वजह से है, क्या कहते हैं, सीट कोई खाली है, टोटल है 545, ठीक है, ये मान लीजिएगा। तो उसका आधा कितना होगा, 273 होगा कि नहीं हुआ, आधे से अधिक 273, कम से कम 273 तो होना ही चाहिए। मान लो उपस्थित उस समय 300 होते हैं, ठीक है, 300 लोग उपस्थित होकर मतदान करते हैं, मान लीजिए 300 का 2/3 क्या होगा, 2/3 कितना होगा, 300 का 200 होगा। इससे आपका यह संविधान संशोधन नहीं होगा, लोकसभा की बात। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उपस्थित और मतदान करने वाला का तो ये बहुमत है 2/3, है ना, 200, लेकिन कुल सदन का बहुमत नहीं है। तो विशेष बहुमत में दो चीजें जोड़ी जाती, एक तो चीज ऊपर कुल सदन के उपस्थित और मतदान करने वाला का 2/3, और यह 2/3 है कुल सदन का बहुमत होना चाहिए। मान लो राज्यसभा है, अधिकतम राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं। मान लो सदन की संख्या 240 है, मान लो राज्यसभा मान लेते हैं अपन, तो इनका उपस्थित मान लो 200 रहते हैं, ठीक है। तो 200 का 2/3 कितना होगा आपका 6, ठीक है, और 66 मान लो, 67 कितना होगा, 100 कितना हुआ, 34 हुआ, 134 होना चाहिए इसका 2/3। लेकिन कुल सदन का बहुमत भी होना चाहिए। मान लो 200 कितने हैं, 240 है, 240 का बहुमत कितना होगा, मान लीजिए 121 होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, 2/3 मान लीजिएगा। मान लीजिए कि 150 लोग ही
उपस्थित होकर मतदान करें तो 2/3 कितना हो जाए 50, 100 ही हुआ ना। इस समय यह विशेष बहुमत नहीं होगा, क्योंकि उपस्थित और मतदान करने वालों का तो 2/3 है, लेकिन कुल सदन का बहुमत नहीं है। बात आई समझ में नहीं? तो विशेष बहुमत का मतलब ये होता है उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, और यह 2/3 कुल सदन का भी बहुमत होना चाहिए। ये बात समझ में आई नहीं? अब राष्ट्रपति का महाभियोग होता है, कल मैंने आपको बताया था, ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया होती है। तो लोग लिख देते हैं महाभियोग की प्रक्रिया विशेष बहुमत से उसको हटाते हैं, नहीं, यहाँ विशेष बहुमत नहीं है, यहाँ कुल सदन का 2/3, दोनों सदनों का अलग अलग और कुल सदन का 2/3 होगा यहाँ पर। ये ध्यान रखो, कंफ्यूज मत होना। पिछले बार RS में आया था, अधिकांश लोग ये गलत कर रहे हैं। कुल सदन का 2/3 महाभियोग में, अलग अलग सदन में मतलब महाभियोग हटाने, राष्ट्रपति को हटाने के लिए दोनों सदनों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। किसी भी सदन में लाया जा सकता है ये प्रस्ताव। अगर 1/4 सदस्य उस सदन के लिख के दें 14 दिन पूर्व, और संकल्प के रूप में, संकल्प का मतलब होता है उस पर मतदान होगा, ठीक है। ये सारा अपन लोग पढ़ेंगे आगे। इसमें विशेष बहुमत का मतलब ये होता है। और विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्य, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें राज्यों से संबंधित है कोई है, अगर संविधान संशोधन, तो राज्यों का कम से कम आधे राज्यों का समर्थन होना जरूरी है। ये बात आई समझ में नहीं? तो विशेष बहुमत क्या हुआ, बात आई समझ में नहीं? ठीक है। और आपके क्या हुआ, आपका विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का, इससे अपन संविधान संशोधन कर सकते हैं। इस दृष्टि से क्या होगा, संविधान कठोर हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिएगा शुरुआत के दिनों में 1977 तक, और विशेष 1952 से चुनाव से लगा करके 1975 या 77 तक आप मान सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, भारी बहुमत हुआ करता था, और अधिकांश राज्यों में राज्यों का क्या है हुआ करता था, बहुमत हुआ करता था, उसमें कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अब चूंकि है, अब 2014 के बाद की स्थिति तो बदली है, लेकिन अपना 89 से लगा करके देखें 2014 तक, तो उसमें बहुत कठिन था, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, दूसरा कुछ ऐसे आपके हैं विधायी प्रक्रिया से भी इनका संशोधन किया जा सकता है, उसको संविधान संशोधन नहीं मानते हैं। जैसे नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान है, ठीक है ना। इसके अलावा संविधान कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। ये 368 के तहत नहीं आते हैं। कौन से? नवीन राज्यों का निर्माण करना है, नए राज्य बनाना हो, राज्यों का पुनर्गठन करना हो, और राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना हो, और नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान हो, तो वो उसको संविधान संशोधन नहीं कर सकते। साधारण प्रक्रिया से भी 368 के तहत उसको नहीं मानेंगे। और आपको पता है कि राज्यों के पास शक्ति है ही नहीं, संविधान संशोधन के केंद्र के पास ही है, ठीक है। ये बात हो गई, ये मुख्य विशेषता हो गई पहली। दूसरी, अगला अपन लेंगे एकात्मकता की ओर झुकाव। एकात्मकता की ओर झुकाव, एकात्मकता की ओर झुकाव। एकात्मकता की ओर झुकाव का मतलब क्या हुआ, झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, के साथ संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। और झुकाव तो एकात्मकता की ओर है, झुकाव तो केंद्र की ओर है, लेकिन संघीय व्यवस्था है, ठीक है ना। अब संघीय का मतलब अपने यहाँ संघीय व्यवस्था का मतलब दूसरा है। अपने यहाँ भारतीय संविधान में कहां पर भी संघ शब्द का उपयोग नहीं हुआ है, ठीक बात है, समझ में नहीं। या यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया क्या है, भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो भारतीय संविधान में कभी कभी क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में संघ शब्द का उपयोग हुआ नहीं हुआ। पिछली बार एक IAS में प्री में क्वेश्चन आया कि बजट शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। भारतीय संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द नहीं लिखा हुआ है, उसी प्रकार संघ शब्द भी नहीं लिखा हुआ है, संघीय शब्द, ठीक है। भारत को क्या कहा है, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, समझे बात को नहीं है। अब आपको क्वेश्चन आता है कि भारत में संविधान में क्या है, संविधान में इंडिया शब्द भी है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, मतलब संविधान में दो ही नाम है, एक भारत है और एक इंडिया है। बात आई समझ में नहीं। संघ शब्द का उपयोग संविधान में कहीं नहीं हुआ है। अब संघीय व्यवस्था के बिंदु कौन कौन से होते हैं? संघीय व्यवस्था में दो सरकारें होती है, एक केंद्र में होती है, ठीक है, और एक राज्य में होती है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, शक्तियों का विभाजन होता है, शक्तियों संविधान शक्तियों का पृथक्करण होता है, शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्यों शक्तियों का विभाजन होता है। दो सरकार होती है केंद्र में और राज्य में, शक्तियों का विभाजन संविधान से होता है, ठीक है, दोनों का अलग अलग।
ये एक राज्य जो सरकार होती है केंद्र की दया पर नहीं होती है, इनको संविधान से ही क्या प्राप्त होती है, शक्तियां प्राप्त होती है। बात आई समझ में कि नहीं। और लिखित संविधान होता है, लिखित संविधान होता है, ठीक है। लिखित संविधान शक्तियों किसका क्या होगा वो सारा लिखित में होता है, लिखित संविधान, ठीक है। लिखित संविधान होता है इसके साथ में। और केंद्र और राज्यों के बीच में कोई विवाद होना उसके सुलझाने के लिए ये क्या होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, ठीक होती है ना। जैसे उच्चतम न्यायालय है, स्वतंत्र न्यायपालिका। केंद्र और राज्यों के बीच में कुछ विभाजन मतलब क्या कोई मुद्दा, कोई भी विरोध है या कोई ऐसा मुद्दा है उसको सुलझाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय है। समझिए बात को नहीं। और अगला संविधान की सर्वोच्चता है, ना तो केंद्र सर्वोच्च है ना और कोई संविधान सर्वोच्च है। और शक्ति किसे प्राप्त होती है, संविधान से प्राप्त होती है। तो ये संघीय व्यवस्था का मतलब है उसमें क्या होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है। ये बात में है सारा सारा, ठीक है ना। और द्विसदनीय व्यवस्था होती है, संविधान की कठोरता होती है। कुछ मामलों में संविधान कठोर है, कुछ मामलों में लचीला है। इतना भी लचीला नहीं, काम नहीं चला करने में क्या करते हैं, बिल्कुल सीधा संशोधन करते हैं, ना कठोर भी नहीं है। दोनों के बीच में क्या करता है, समन्वय किया गया है। इसलिए भारत में क्या है 100 से ज्यादा संविधान संशोधन अब तक हो चुके हैं। अमेरिका में करीबन 240 साल का क्या है संविधान बनाए हुए हो गया है, लेकिन अभी तक बहुत ही कम संविधान संशोधन हुए हैं। वहां का संविधान बहुत कठोर है। बात आई समझ में नहीं। अब एकात्मकता क्या है, एकात्मकता का मतलब गैर संघीय लक्षण कौन कौन से हैं। ये तो संघीय लक्षण हो गए, गैर संघीय लक्षण इसको बोलते हैं। गैर संघीय लक्षण मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ है, संघीय व्यवस्था है, लेकिन शक्तियों केंद्र की ओर झुकी हुई है, संघ की ओर झुकी हुई है। देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है, ठीक है। तो नंबर 1 है एक सशक्त केंद्र। एक सशक्त केंद्र क्यों जरूरी है, देश की एकता और अखंडता के लिए। ये गैर संघीय पहलू है, ठीक है ना। नंबर 1। नंबर 2 एक संविधान है। भाई एक संविधान है नहीं है। अब देख अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में राज्यों का और संघ का अलग संविधान है। भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है, भारत में राज्यों का अलग से कोई संविधान नहीं है, ठीक है ना। इसलिए भारतीय संविधान का बड़े होने का एक कारण ये भी है। और जहां संघीय पहलू है वहां पर नागरिकता, दो ही नागरिकता होती है। जैसे आप अमेरिका की बात करो तो राज्यों की भी नागरिकता है व्यक्ति को और संघ की भी नागरिकता है। यहाँ एकल नागरिकता है, भारतीय, कोई राज्य की नागरिकता नहीं है, ठीक है। और संविधान का लचीलापन, इतना कठोर भी नहीं है संविधान। अगर इतना कठोर होता तो 100 से अधिक संशोधन नहीं होते। संविधान का लचीलापन, ठीक है ना। और एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है ना, एकीकृत न्यायपालिका ये गैर संघीय पहलू है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में क्या है, आपके राज्यों का अलग सुप्रीम कोर्ट है और संघ का अलग है। टोटल 50 राज्य, 50 सुप्रीम कोर्ट और उसके साथ में एक संघ का सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। बात आई समझ में नहीं। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। तो राज्यपाल क्या करते हैं, केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे क्या करता है, केंद्र राज्य सरकारों पर नियंत्रण स्थापित करता है, ठीक है ना। और अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी होते हैं वो सेवा तो राज्य को देते हैं, अखिल भारतीय सेवा। लेकिन मान लीजिए कि उनके विरुद्ध अधिकारी को विरुद्ध कार्रवाई करनी है, किसी को बर्खास्त करना है तो राज्य सरकार नहीं कर सकती बर्खास्त, केंद्र करेगा बर्खास्त, ठीक है ना। ये बात आई समझ में नहीं। और आपातकालीन प्रावधान आपको मैं बता चुका हूं पहले ही। आपातकालीन जब प्रावधान लागू हो जाते हैं तो क्या करता है, एकात्मकता की तरह शासन हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 356 लागू कर दिया किसी वजह से तो राज्य सरकार क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो राज्य सूची के विषय भी केंद्रीय सूची की बातें काम करने लग जाते हैं, सारा पावर केंद्र के पास आ जाता है। हम लोगों ने पढ़ा आपातकाल 352, 356, ठीक है, और 360, ये 3 प्रावधान है, ठीक है ना। और एक आपने पढ़ा 355 और 365, मुख्य मुख्य बात हुई है कि इसके बारे में ये संवैधानिक विफलता, ये वित्तीय आपातकाल और ये आपका क्या हुआ आंतरिक सशस्त्र विद्रोह, बाहरी आक्रमण का कारण जो भी है आपातकाल लागू किया जाता है। तो इस स्थिति में क्या है, ये संघात्मक शासन होते हुए भी एकात्मक शासन हो जाता है, ठीक है। बात आई समझ में नहीं, ये बात समझ में आई नहीं, ठीक है।
तो अपना पहले पढ़ चुके हैं कि 355 और 365 और 356 में क्या है, मतलब आपस में क्या संबंध है। 365 के तहत केंद्र कोई भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है और उसका पालन करना राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है। अगर वो पालन नहीं करेगी ना तो केंद्र क्या कर सकता है, 356 के तहत कार्रवाई कर सकता है। ये मान लिया जाएगा कि संवैधानिक तंत्र आपका क्या हो चुका है, विफल हो चुका है। बात आई समझ में नहीं, ठीक है। और 355 में क्या है, दो काम है, केंद्र के दो कार्य हैं, दो कर्तव्य है केंद्र के। पहला क्या है कि राज्य की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा करेगा। कोई बाहरी आक्रमण हो जाए, आंतरिक विद्रोह हो जाए तो उसके केंद्र का दायित्व है कि वो राज्य सरकारों की सुरक्षा करे। दूसरा, अगर संविधान के अनुसार राज्य सरकार नहीं शासन चला रही है तो वे क्या करेगा, प्रशासन मतलब कि वहां के संवैधानिक तंत्र को विफल मान के 356 की कार्रवाई कर सकता है, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो एकात्मकता के और झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है बात में। तो गैर संघीय पहलू कौन से, संघीय पहलू कौन से, ये अपना को ध्यान रखना है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। एक मैंने आपको बता ही दिया कि आर्टिकल 1 में क्या है, भारत में भारतीय संविधान में संघ शब्द का कोई उपयोग नहीं है, कहां पर भी प्रयोग नहीं हुआ है, इस्तेमाल नहीं हुआ है। आर्टिकल 1 और भाग 1 में, ठीक है, कहा गया है कि भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इंडिया दैट इज भारत। भारतीय संविधान में भारत को भारत और इंडिया दो नाम से जाना गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, खूब आया हुआ एग्जाम में। अब अपन लोग अगला पढ़ेंगे सरकार का संसदीय रूप। सरकार का संसदीय रूप, संसदीय रूप में क्या होता है, संसदीय रूप, संसदीय रूप, संसदीय व्यवस्था है ना, एक संसदीय व्यवस्था होती है, एक अध्यक्षीय व्यवस्था होती है। दोनों में क्या फर्क है। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सहयोग और समन्वय होता है। जैसे भारत में संसदीय व्यवस्था है तो विधायिका के लोग ही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। चाहे मंत्री होते हैं वो विधायिका के सदस्य होते हैं, नहीं होते हैं। मंत्री क्या होते हैं, विधायिका के सदस्य होते हैं, ठीक है। और अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है, मंत्री विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं। बैठ गया समझ में नहीं। तो शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत है वहां पर। मान लीजिए क्या होता है, अध्यक्ष जहां व्यवस्था है तो जिसको भी कार्यपालिका में राष्ट्रपति जिसको चुनना चाहे उसको चुन लेता है। तो योग्य व्यक्ति है जो भी है उनको चुन सकता है उसको। और यहाँ क्या करता है, विधायिका मंत्री है वो विधायिका के सदस्य होते हैं। अगर कोई मंत्री विधायिका का सदस्य नहीं है तो 6 महीने तक अधिक से अधिक 6 महीने तक रह सकता है। इसलिए मंत्रियों की कोशिश होती है, काम पे कम होती है और कोशिश होती है भाई अपने क्षेत्र में कार्य करवाया जाए, ये अगले बार जीतने की उनकी कोशिश ज्यादा रहती है, ठीक है ना। इसलिए ये एक है, इनके बीच में समन्वय होता है और सदस्य भी होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या है। भारत में संसदीय प्रणाली वेस्टमिनिस्टर प्रणाली जिसको बोलते हैं, ब्रिटिश संसदीय जो प्रणाली है उसके जनक कौन है, ब्रिटिश संसद है, ठीक है। यह ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था है। इसमें क्या होती है, वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है, मंत्रिपरिषद जिसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री, राज्यों में मुख्यमंत्री, और नाम मात्र कौन, राष्ट्रपति, और राज्यों में राज्यपाल। बात आएगी समझ में नहीं। और इसमें क्या होता है, बहुमत दल को सत्ता प्राप्त होती है। भाई जिसको बहुमत प्राप्त हो गया उसको सत्ता प्राप्त होती है, उसके नेता को क्या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक मंत्री है उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी मंत्रियों के विरुद्ध वो अगर वो पारित हो जाता है तो इसका मतलब हुआ कि सभी मंत्रियों के विरुद्ध वो अविश्वास प्रस्ताव माना जाएगा और सरकार गिर जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अगला, मंत्री विधायिका के सदस्य होते हैं कि नहीं होते हैं? मंत्री किसके सदस्य होते हैं, सारे मंत्री होते हैं। तो विधानसभा के विधायक होते हैं, एमएलए होता है या एमपी होते हैं, ठीक है ना। वो किसी भी सदन के हो सकते हैं, उच्च या निम्न के। और प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होता है। और ये निचला जो सदन है इसका विघटन हो सकता है, मतलब कि लोकसभा है, लोकसभा को विघटित किया जा सकता है, राज्यसभा स्थायी सदन है। इसी प्रकार विधान परिषद अगर किसी राज्य में है तो राज्य सरकार सिफारिश करें और संसद उसको क्या करते हैं, निलंबित या विघटित करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन चुनाव की दृष्टि से उसका विघटन नहीं होता है, ठीक है ना। ये बात समझ में नहीं आई। और है, और महत्वपूर्ण है, भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। संप्रभु का मतलब ये होता है जैसे इंग्लैंड की संसद संप्रभु है, क्यों, क्योंकि उसके कानून उसने जो बना दिया, ठीक है,
तो उसको कोर्ट है चैलेंज नहीं कर सकता है। भारत में हमारी संसद ने कानून बना दिया तो उस कानून की परीक्षण कर सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। अगर वो सुविधा सम्मत नहीं है तो उसे वो निरस्त भी कर सकता है। ये बात आई समझ में नहीं? ठीक है। और भारत गणतंत्र है, गणतंत्र है। भारत गणतंत्र होने का मतलब क्या हुआ है कि भारत का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का वो वंशानुगत नहीं होता है, निर्वाचित पद है। जबकि इंग्लैंड में ये पद क्या वंशानुगत है, उत्तराधिकारी है, राजा आगे का ये काम चलता रहता है। अब ये संसदीय जो व्यवस्था होती है इसमें प्रधानमंत्री की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बहुत। इसलिए इस सरकार को कभी कभी प्रधानमंत्री सरकार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं आपको बताऊं। मान लीजिए कोई सरकार है, कोई सरकार किसी पार्टी की सरकार है मान लीजिएगा, और उसमें प्रधानमंत्री की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, पार्टी में भी प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका नंबर 1। दूसरा, प्रधानमंत्री का करिश्माई नेतृत्व है और वोटिंग में भी मतदाता भी उससे अधिक प्रभावित होकर वोटिंग करते हैं। तो प्रधानमंत्री की शक्ति क्या है, वो बढ़ जाती है। और प्रधानमंत्री जो निर्णय लेते हैं उस पर मंत्रिपरिषद के मोहर लगाने का काम करती है। जैसे अब की सरकार देखो, अब मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी है, तो मोदी जी बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं, तो अधिकांश लोग वोट देते हैं। तो राष्ट्रपति अध्यक्षीय शासन प्रणाली बांधी वोट देते हैं कि अब तो मोदी जी को वोट दे रहे हैं। हो गया नहीं हुआ है? ये एक तरीके प्रधानमंत्री शासन सरकार बोल सकते हैं। इसी प्रकार इंदिरा गांधी के समय में जो सरकार थी, है ना, या राजीव गांधी की सरकार को भी कुछ हद तक कह सकते हैं, बहुत बहुमत था राजीव गांधी के पीछे। राजीव गांधी प्रमुख नेता थे और वोटिंग भी जो हुई वो इनके पीछे या इनके पीछे है। लेकिन जैसे मनमोहन सिंह की सरकार है, वो प्रधानमंत्री शासन सरकार उसको नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि नंबर 1, मनमोहन सिंह एक प्रमुख पार्टी के प्रमुख नेता नहीं थे और इतना करिश्माई नेतृत्व तो नहीं हो कि मनमोहन सिंह के पीछे ही क्या कर आपको वोटिंग मिले। मनमोहन सिंह ने एक बार चुनाव लड़ा दिल्ली से, ठीक है, और वहां से दिल्ली से वो चुनाव हार गए लोकसभा का। राज्यसभा प्रधानमंत्री भी रहे, तब तक असम से राज्यसभा के सदस्य ही रहे। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आता है कि अब तक प्रधानमंत्री बनाने सबसे पहला वो कौन सा प्रधानमंत्री था जो राज्यसभा का सदस्य था? प्रधानमंत्री बनाना कौन था? इंदिरा गांधी। इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन मैं बताता था, खूब आता है क्वेश्चन। इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी राज्यसभा की सदस्य थी। उसके बाद मनमोहन सिंह जी भी राज्यसभा के सदस्य रहे, ठीक है ना। और इसके बाद में HD देवगौड़ा का नाम तुम लोगों ने सुना होगा, इंद्र कुमार गुजराल है, ये सारे के सारे लोग क्या हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। तो एग्जाम कुछ नहीं करने में, लेकिन में से कौन सा प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य था, तो इसका भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये 3 आज विशेषता हो गई, बाकी वाली कल अपन आगे देखेंगे। थैंक यू, ओके।